करण जौहर ने जिस तरह आके वो वीडियो दिया था उसमें साफ पता लग रहा था कि यार आपके साथ अंडर ड्यूरेस हो रहा है ये सारा काम। फिर वक्त गुजारे, टाइम गुजरेगा, ये नफरत खत्म होगी, नफरत खत्म होने के बाद फिर प्यार आएगा। आपका फ्यूचर इज लिंक्ड विद मौला जट। एक 40 करोड़ रुपए की मार्केट के अंदर 125 करोड़ रुपए का बिजनेस करना, इफ एनीबडी इज नॉट थिंकिंग अबाउट इट, ही शुड नॉट बी इन दिस फील्ड। अभी सलमान खान की फिल्म सिकंदर बॉम्ब्ड एट द बॉक्स ऑफिस आफ्टर कोविड इज के थ्रू आउट द वर्ल्ड pictures in the cinemas which are doing very good are all action movies. They are loud movies. और अगर आप इंडिया में भी देखने जाएं तो जो सक्सेसफुल हो रही हैं वो ज्यादा लाउड है। इसका मतलब ड्रामा नहीं चल रहा। आप सिकंदर की बात कर रहे हैं बट आप एनिमल को भूल रहे हैं। एनिमल वाज द लाउडेस्ट, द मोस्ट वायलेंट, द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड also. उसके बावजूद 1000 करोड़ का बिजनेस। सो दैट मींस इट वर्क। और क्यों साउथ इंडियन फिल्म्स कभी पाकिस्तान में नहीं लगी, या अगर लगी तो नहीं चली? साउथ इज लाइक पंजाबी फिल्म। जैसे आपका पंजाबी सिनेमा है, एक बड़ा वाइब्रेंट सिनेमा था आपका। बिल्कुल था। साउथ इज लाइक दैट। हमारे यहाँ प्रॉब्लम साउथ का सबसे बड़ा आता है हीरो का। अच्छा। हमारी पब्लिक जो है, ऑडियंस, वो कनेक्ट नहीं करती उनके साथ। ये मैंने बाहुबली के वक्त देख ली है। बाहुबली आई थी ना पाकिस्तान, सेकंड आई, पार्ट 2 आई। और मैंने बड़े लोगों को जाके कहा, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज की पॉडकास्ट मेरे लिए एक बहुत ही ऑनरेबल एक्सपीरियंस है, क्योंकि आज से कोई 15 साल पहले जब मैंने अपने फिल्म जर्नलिज्म का, कल्चर जर्नलिज्म का कैरियर शुरू किया, तो मैं निशात सिनेमा जाके बैठता था, नदीम वानीवाला साहब के पास, नवाब साहब के पास, और उनसे पूछता था कि मुझे ये सारा ट्रेड एनालिसिस समझाएं, बॉक्स ऑफिस कैसे चलता है ये समझाएं। पिछले 15 साल में पाकिस्तानी सिनेमा ने तरक्की की, बॉलीवुड फिल्में खूब लगी, फिर सिनेमा बिल्कुल पजीराई पे पहुंचा, फिर सिनेमा वापस आ गया, फिर द लेजेंड ऑफ मौला जट आ गई, जिसके पीछे भी नदीम वानीवाला साहब थे। तो मैंने सोचा नाउ इज़ द राइट टाइम, जहाँ ग्लोबल पॉलिटिक्स में चीज़ें चेंज हो रही हैं, हम एक बहुत बड़ी फिल्म बना चुके हैं, टू ब्रिंग बैक द वन एंड ओनली OG ऑफ सिनेमा डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्जीबिशन इन पाकिस्तान, नदीम साहब। थैंक यू राहुल। कैसे हैं आप? जी ठीक है, खैरियत से। अब द लेजेंड ऑफ मौला जट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद तो आप ठीक ही होंगे। ये क्या था, मतलब? इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। रियली? फॉर मी इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। क्योंकि मुझे, अभी हम इससे पहले बात ही कर रहे थे कि मैंने खुद एक वीडियो लॉग में कहा था कि अगर इस फिल्म ने 60 करोड़ कर लिए तो मैं इस फिल्म को सुपर हिट मानूंगा। जी, आई नो। you know that, right? पर उस फिल्म ने तो सब कुछ क्रॉस कर लिया। तो when they came to you with the legend of मौला जट, what did you have in mind? क्या था आपके पीछे? एक्चुअली उस वक्त नहीं था दिमाग में। अच्छा। बेसिकली ओवर द इयर्स मैं उनसे मिलता भी रहा, बिलाल से, एट अ फ्रेंड्स हाउस, जहाँ बिलाल भी आया करते थे और मैं भी जाया करता था। तो हमेशा बात ये होती थी, बिकॉज आई ऑलवेज यूज्ड टू कैलकुलेट एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड बीइंग फ्रॉम द फिल्म फ्रेटर्निटी, काम करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वहाँ पर सब उसका मजाक उड़ाते थे कि बिलाल के दिमाग में 100 करोड़ उसके दिमाग में है कि पिक्चर जो है उसको 100 करोड़ करना चाहिए। और दो दोस्त यार सब मजाक उड़ाते थे कि यार 100 करोड़ कहाँ से होगा। और मैं भी उसको ये कहता था कि बिलाल 100 करोड़ चाहे कितनी भी बड़ी हिट हो जाए, ये 100 करोड़ पे नहीं जा रही। तो मतलब मेरा 60 करोड़ का सही था? वो सही था। वो सही था, क्योंकि मैं उसको हमेशा कहता था द मैक्सिमम माय कैलकुलेशन सेज इट विल गो टू 70। अच्छा, सही है। फिर जब आई केम ऑन बोर्ड, तो मेरा उनसे भी पहला सवाल यही था कि व्हाई हैव यू चोजन मी। तो उन्होंने बड़ी सिंपली मुझे कहा कि नदीम भाई, हमने पिक्चर तो बना दी, बन भी गई है और बहुत ज़्यादा महंगी बन गई है। सो हमारे लिए तो एक ही चीज़ ज़रूरी है, हाउ टू मैक्सिमाइज द रिटर्न। बिल्कुल, देयर इज नथिंग एल्स। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आप इसके ऊपर क्या करें, लेकिन कोशिश ये करें कि भाई जो भी रिटर्न आ सकता है उसको मैक्सिमाइज कैसा करना है वो आप जानते हैं, एंड दैट इज़ व्हाई वी आर वर्किंग विद यू। सारी गेम चेंज हुई थी जिस दिन मैंने पिक्चर देखी थी। अच्छा। वो मैं रोज उनको डिफरेंट चीजें लेके जाके बिलाल को दिखा रहा था कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। पिक्चर को भी तो बनने में कोई 10 साल लगे हैं, इसको स्टेप्स में बनी है। उस वक्त मैंने पिक्चर नहीं देखी थी। अच्छा। तो
बिलाल ने मुझे कहा कि नदीम भाई, आप जो मुझसे पूछ रहे हैं मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट है कि आपको मैं कोई जवाब दूं। आप ऐसा करें, आप पिक्चर देख लें कि आपके लिए आसानी हो इस बात को करना कि भाई क्या करना चाहिए। तो उस रात जब मैंने फिल्म देखी थी, उसके बाद मैंने बिलाल को कहा था कि नाउ आई लाइक द फिल्म सो मच कि देन आई सेड टू हिम कि आई विल नाउ स्ट्रेटेजाइज द फिल्म फॉर 100 करोड़। दिस हैज द पोटेंशियल। ये वो फिल्म है जिसके अंदर वो पोटेंशियल है। तो वो उसके बाद जो आपने देखा कि फिर वो 11 दिन का एक हमने बनाया था कि सारे मेट्रोज के अंदर सारे सिनेमा हैड टू एलिवेट देयर प्राइसेस बाय 200 रुपीज, और छोटे शहरों में 100 रुपए हमने बढ़वाया। तो वो सारा वो स्ट्रैटेजी थी टू रीच 200 करोड़। तो ऐसा नहीं था कि वो प्लान नहीं था, वो प्लान करके हमने लगाया था। फॉल बैक हमें आया कि 50% ऑफ द सिनेमास डिड नॉट प्ले द पिक्चर। हाँ, दे रिफ्यूज्ड इट कि भाई हम महंगा टिकट। दैट वाज द बेस्ट ऑफ द 50% सिनेमास। बट उसके बावजूद द पिक्चर परफॉर्म्ड सो बिग, and the first week came out with 20 crore rupees without 50% cinema. And then the second week went to on 16 crores. Then the third week went on to 16 crore. So वो 3 week के अंदर उसने इतना बड़ा बिजनेस कर लिया कि we were sure कि अब वो 100 crores कर जाएगी। And nice of the cinemas जिन्होंने पहले नहीं लगाई थी, eventually in the next 2 weeks उन्होंने हमारी बात मान ली और उन्होंने भी उसको लगा लिया। अच्छा, जिन सिनेमाज ने नहीं चलाई उस वक्त एक बड़ी टग ऑफ वॉर भी चली थी कि हम क्यों टिकट प्राइस बढ़ा के चलाएं, कि मतलब क्योंकि आपने एक एनॉमली की थी, क्योंकि द लेजेंड ऑफ मौला जट जब रिलीज़ हुई थी इन्फ्लेशन अपने पीक पे थी, मतलब महंगाई बहुत थी। सारे फैक्टर्स इस चीज़ को सिग्नल करते थे कि यू आर मेकिंग एन अनवाइज डिसीजन। ठीक है कि भाई इट डज़ नॉट मेक बिजनेस सेंस एंड इट डज़ नॉट मेक मार्केट सेंस। बट आपको क्यों लगता था कि अगर आप इस फिल्म का टिकट प्राइस बढ़ा देंगे? उस फिल्म में ऐसा क्या था? जैसे आपने कहा जब मैंने फिल्म देखी आई वाज कन्विंस्ड, कि आपको पता था कि लोग इसका महंगा टिकट खरीद के भी आ जाएंगे। मैंने बिलाल की दोनों पिक्चरें की हैं। वार भी आपने वार भी मैंने ही डिस्ट्रीब्यूट की थी, और मैंने एक चीज़ जाके उनको कही थी कि वार के अंदर, वार भी जब मैंने उनसे ली थी तो मैंने देखी नहीं थी पिक्चर, एंड I felt the trailer was exceptional, वार का भी, and same was मौला जट, कि मौला जट का भी ट्रेलर was exceptional. So उसके अंदर what I feel is कि जो हमारी ज़बान में कहा जाता है कि वार created an awe factor. An awe factor, right. And मौला जट created a shock factor. There's a big difference between awe and shock factor. Shock factor होता है इट्स अ वेरी वेरी रेयर थिंग। ये बहुत कम फिल्मों में होता है, और वो उस वक्त आप चुप कर जाते हैं। शॉक फैक्टर जब आप किसी पिक्चर कोई आपको देती है तो इट गोज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। वरना हर पिक्चर को देखते हुए आप एक एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं जब आप सिनेमा के अंदर जाते हैं, ठीक है, कि ये ऐसी होगी, ये इतनी होगी, और जब वो उतनी ही निकलती है या उससे थोड़ी बेहतर निकलती है तो आप वो ऑ फैक्टर को लेके आते हैं और आप उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। शॉक फैक्टर में आप चुप कर जाते हैं कि यार ये क्या देख लिया मैंने। एक एक्सपीरियंस बन जाता है। हाँ, वो दिस इज नॉट पॉसिबल इन पाकिस्तान, एंड मौला जट क्रिएटेड दैट इन माय ओपिनियन। आप मेरे से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए बिकॉज मुझे ये पता था कि पिक्चर बहुत अच्छी है। The only question, the big question mark was कितनी अच्छी है। तो वो जिस दिन मैंने उसके कमरे में बैठ के देखी थी, it went beyond my expectation. So I felt कि if it has gone beyond my expectation, it will go beyond everybody's expectation. और आपको वैसे लगता है कि जितना वक्त मौला जट में लगा और जितनी एंसम्बल कास्ट लेके, क्योंकि मुझे तो याद है कि मौला जट की रिलीज़ से कोई 10 साल पहले बिलाल लाशारी और मैं कहीं सीवी पे बैठे हुए कढ़ाई खा रहे थे, और उन्होंने मुझे पहला स्केच दिखाया था हमजा अली अब्बासी के कैरेक्टर का कि कोलोसियम जैसी जगह पे खड़ा हुआ है, और वो एंड मतलब एक तो इतनी कंसिस्टेंसी, इतना फोकस कि 10 साल आप एक पौधे को पानी देते रहें। आपको लगता है कि उस स्केल की फिल्म
क्योंकि मौला जट ने एटलीस्ट अगर इंटरनेशनली भी देखें तो बहुत सी फिल्मों को इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पे कंपटीशन दिया मौला जट ने। तो आपको लगता है कि मौला जट का एक तो फॉर्मूला रेप्लिकेट हो सकता है दोबारा, पहला ये, और मौला जट ने ग्लोबल एग्जीबिशन सिस्टम में क्या नए दरवाजे खोले पाकिस्तानी फिल्मों के लिए? एक तो पहले मैं आपको जवाब दूंगा उसका कि ये डिलेड नहीं थी। अच्छा, डिलेड नहीं, ये परसेप्शन है कि उसको 10 साल लग गए। क्योंकि ये लफ्ज जो मैं अब बोलने लगा हूँ, ये बिलाल ने ही मुझे कहा है कि नदीम भाई कोई डिले नहीं था पिक्चर में। क्यों 10 साल ही लगने थे? नहीं, अगर आप देखने जाओ तो 4 साल तो उसको लगे ये काम करने के लिए कि भाई फाइनेंस कैसे होगी। सो 13 में अगर आपने देखा था तो 4 साल तो उसी में निकल गए। मतलब मुझे इंटरव्यू दिया था बिलाल ने 2013 में, जिसमें कहा था इट विल बी अ $multi-million प्रोडक्शन, कि मैं एक मौला, उस वक्त नाम फाइनल नहीं था, मैं एक मौला जट का रीमेक टाइप बना रहा हूँ। और उसका बाद तो मौला जट का क्या बजट था, कुछ आपको अंदाजा है कि व्हाट इज बजट का? तो मुझे नहीं, अलबत्ता जो डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्चा हुआ वो मुझे पता है। नहीं, क्योंकि देखें जब हम डिसाइड करते हैं कि एक फिल्म ब्लॉकबस्टर है या एक सुपर हिट है तो उसमें हमारा ये भी तो गेज होता है ना कि उसमें पैसा कितना लगा है। इन देयर ओपिनियन जो उन्होंने बात की, इट वाज नियरली अबाउट 35 to 40 करोड़ रुपीस। हाँ, ओके, व्हिच इज योर एंटायर मार्केट। Which is your entire market, yes. आपके यहाँ 40 करोड़ से ज्यादा की मार्केट नहीं है। And that was their concern. अच्छा, वो जो पहली बार उन्होंने मुझे कहा कि हमने पैसे बहुत लगा दिए, पिक्चर तो हमने बना ली लेकिन ये निकलेंगे कैसे हमें नहीं मालूम, क्योंकि हमारी मार्केट 40 करोड़ से ज्यादा की तो थी नहीं। बिल्कुल नहीं। और 40 करोड़ ग्रॉस की बात कर रहे हैं आप। ग्रॉस का मतलब ये है कि आपके घर में 35% आना है। बिल्कुल स्प्लिट होके 40 की मार्केट में अगर 35% आप लेंगे तो वो तो कुछ भी नहीं हुआ, आधे पैसे भी नहीं निकले। बिल्कुल। सो दैट वाज देयर बिगेस्ट कंसर्न। एंड बाकी आपने सवाल क्या किया था? मैंने ये कहा था कि जो ग्लोबल ऑडियंस है, जो ग्लोबल बॉक्स ऑफिस, ग्लोबल के अंदर पाकिस्तान फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हैज बीन टेकन सीरियसली। अच्छा, आज तक हमारे यहाँ से जो भी फिल्म इंटरनेशनल गई है, स्पेशली इन द लास्ट 20 ईयर, उससे पहले जब जाया करती थी वो अलग बात थी कि आपकी पंजाबी पिक्चर भी जाती थी, आपकी पश्तो पिक्चर भी जाती थी, उर्दू नहीं जाती थी। बट अभी 20 सालों के अंदर आपको इंटरनेशनली लिया नहीं जाता है कि आपको फिल्म बनाने आती है। और ये बात सच भी है कि हम फिल्में ही बहुत कम बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो उसके अंदर एक अच्छी चीज बनाना वो बहुत मुश्किल काम है। बट मौला जट हैज क्रिएटेड वन अवेयरनेस ग्लोबली। आपको फिल्म बनाने आती है, क्योंकि एकदम आपने एक ऐसी फिल्म बना दी जो आप पंजाबी फिल्मों के अंदर ज्यादातर फिल्में जो आपको मिलेंगी वो इंडिया से मिलेंगी। बिल्कुल। इंडिया ने ऐसी आज तक फिल्म नहीं बनाई, और आपका स्केल उससे बढ़ के आ गया। और ग्लोबली आपको ऑडियंस भी जो मिली वो सिर्फ पाकिस्तानी नहीं थी, इंडियन भी थी। वो इंडियन भी थी, जिसकी वजह से मौला जट का बिजनेस इतना बड़ा हुआ। वरना सिर्फ पाकिस्तानी इतना बड़ा बिजनेस कर ही नहीं सकता। और बहुत से लोग तो ये भी इम्प्लाई करते हैं कि एनिमल के कुछ सीक्वेंसेस जो रणबीर कपूर की लुक है और सीक्वेंसेस, आई डोंट थिंक सो, इवन आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वो एक बड़ी लोगों को लगा ये कि टाइमिंग ऐसी थी फिल्मों की। आई डोंट थिंक सो कि वो अनकॉन्शियसली हो सकता है। बिल्कुल, कि अगर आपने देख ली है तो एक दिमाग में चीज रह गई, क्योंकि उसमें एक ऑलमोस्ट सीक्वेंस भी है जिसमें वो कुल्हाड़ी से पूरा एक्शन होता है उसके अंदर। अच्छा, हमने कहा कि पहली दफ़ा पाकिस्तानी सिनेमा को ग्लोबली सीरियसली लिया गया। मेरा हमेशा ये मानना है, एंड यू कैन करेक्ट मी नदीम साहब, के पाकिस्तानी सिनेमा जितना भी बड़ा हो जाए, और ये मेरी थ्योरी है कि वो ग्लोबली शायद रहेगा इंडियन सिनेमा की एक्सटेंशन ही, क्योंकि लैंग्वेज सेम है, एक्टर्स सेम हैं, तकरीबन बहुत से रिचुअल्स भी मिलते जुलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मौला जट ने, पहले तो आप क्या इस चीज़ से एग्री करते हैं, क्योंकि जो डायस्पोरा है वो एक पूरी कलेक्टिव ऑडियंस है, कि मतलब पाकिस्तानी इंडियन फिल्में देखते हैं, जैसे आपने कहा इंडियंस पाकिस्तानी फिल्में देखते हैं, तो क्या ग्लोबली कोई पाकिस्तानी सिनेमा की अपनी शनाख्त है अलग से, बॉक्स ऑफिस पे अगर देखा जाए या सिनेमा सेक्टर में देखा जाए? नहीं, आपकी शनाख्त हो नहीं सकती, आप बनाते ही नहीं है फिल्में।
सबसे पहला काम तो आपको फिल्म बनाना है ना। कि आप बनाएंगे तो आपको कोई एक्नॉलेज करेगा ना। आप ड्रामे बनाते हैं, आपका ड्रामा एक्नॉलेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। जिस तरह हमें इंडिया के एक्टर्स पसंद हैं, या हमारे लिए वो एक्टर्स बहुत बड़े हैं, या हमें उनकी फिल्में बहुत पसंद आती हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि इंडियन ऑडियंस को आपकी चीज अगर अच्छी बनेगी तो वो नहीं आएगी? इट्स वाइस वर्सा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वन वे स्ट्रीट है कि जी हमें ही पसंद आ रहा है, उनको कुछ नहीं पसंद आएगा। लेकिन आप वहां पहुंच ही नहीं पा रहे क्योंकि आपकी चीज ही अभी सब स्टैंडर्ड है। जब आप स्टैंडर्ड की चीज बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसने वहां की ऑडियंस ने देखनी। Which was the case with Maula Jat. Which was the case with Maula Jat, and Maula Jat को इसीलिए 2 बार रोका गया है। हालांकि उसको सेंसर सर्टिफिकेट भी मिल गया है इंडिया से, और उसके बावजूद उसको रोका गया। तो वो रोका किस लिए गया, क्यों रोका गया? क्योंकि अगर वो वहां लगेगी और उसको जो पजीराई मिलेगी, उसके बाद उनके लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि यार पाकिस्तानी पिक्चर इतनी बड़ी हिट हो गई। नहीं, ये तो वही है ना कि मतलब 2-3 दफा आपने शायद अक्टूबर में भी ट्राई किया था इंडिया में रिलीज करने का, एटलीस्ट इंडियन पंजाब में। तो रेजिस्टेंस कहाँ से आती है? देखें ना, अभी आपको एक चीज और भी आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि अगेन द सेंटिमेंट्स आर वेरी हाई बिटवीन द टू कंट्री। यस। सो ऐसे वक्त के अंदर कोई भी चीज, लॉजिक, रीजनिंग, ये सब चीजें खत्म हो जाती है। लेकिन जब मौला जट गई थी तब उस वक्त सेंटिमेंट्स इतने हाई नहीं थे। तो रहे थे ना, उसी के ऊपर रोका ना आपको। उन्हीं सेंटिमेंट्स को लेके आप आगे बढ़े थे ना। तो वो अभी खत्म तो नहीं हुए थे, अब वो फिर और उजागर हो गए। सो ऑटोमेटिकली ये तो वक्त ही खत्म करेगा। ये ना मैं खत्म कर सकता हूँ, ना आप खत्म कर सकते हैं, ना इंडिया खत्म कर सकता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है, सैनिटी प्रिवेल्स। और जब सैनिटी आती है, आपको भी सोचना पड़ेगा लॉन्ग टर्म। अगर सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपनी मार्केट बनानी पड़ेगी कि आप खुद फिल्म बना सकें। लेकिन नदीम साहब, हम नहीं बना सकते ना। मतलब आप ये देखिए, एक अगेन बॉक्स ऑफिस लॉजिक, अगर गलत हो मेरी इस्लाह कीजिएगा। साल के 52 हफ्ते, ठीक है, तो जिसमें आपको कम से कम, अब हर फिल्म ऐसी नहीं है जो 3-3, 4-4 हफ्ते चले। कम से कम आपको 26 फिल्में, 24 फिल्में चाहिए। आपके पास ना 24 या 26 फिल्म क्रू हैं, ना डायरेक्टर हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। तो हम साल की इतनी फिल्में कैसे बनाएंगे? अच्छा, मैं आपको अब छोटी सी बात बताऊं। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के अंदर कैसे बनता है, उसका एक ही तरीका है। आप डिमांड क्रिएट करें, हर चीज क्रिएट हो जाएगी। हाँ, शुरू में आपको प्रॉब्लम आएगा क्योंकि अवेलेबल नहीं है एक चीज, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर डिमांड रहेगी तो ऑटोमेटिकली ये चीजें बनना शुरू हो जाती हैं। और अगर आप फिल्मों को वैसे सक्सेसफुल देखें कि दुनिया में फिल्म्स की सक्सेस का रेट क्या है, तो चाहे आप इंडिया की फिल्म उठा लें या आप हॉलीवुड की फिल्म उठा लें, द सक्सेस रेट रिमेन्स एट 10%। बिल्कुल। इंडिया 250 फिल्में बनाता है हिंदी में, जो बेसिकली उर्दू है। बेसिकली उर्दू है। तो उस 250 में से 225 फिल्म फेल होती हैं, और सिर्फ 25 फिल्में हैं जो थिएट्रिकली कामयाब होती हैं या थिएट्रिकल से पैसे कमाती हैं। हाँ, उनके पास मीडियम ज्यादा है कि उनका म्यूजिक भी बिकता है, टीवी राइट्स भी बिकता है, सैटेलाइट भी बिकता है। उसकी वजह से वो रिकवरी बहुत सी फिल्में कर लेती होंगी, बहुत सी नहीं भी करती होंगी, बहुत सी लॉस में रहती होंगी। लेकिन वो जो 25 फिल्में जो रिकवरी करती हैं, वो इतनी बड़ी होती है कि उसको देखा देखी हर साल 90% फिर आ जाते हैं, फिर उसको कोशिश करते हैं। यही काम आपको यहाँ करना पड़ेगा, और ये हो रहा है। ये भी मैं आपको बता दूं, एट दिस मोमेंट पंजाब गवर्नमेंट ने हमारी काफी सुनी है, और उन्होंने अभी वो स्कीम ऑन की है। क्या स्कीम है? और उन्होंने एक फंड क्रिएट किया है। अच्छा, वो फिल्म फंड जिसकी बात हो रही थी कुछ ऐसा। उसी फिल्म फंड में उन्होंने एक चीज जो जबरदस्त की है, वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर रिबेट कर दी है। अच्छा, दैट मीन्स इट विल कम टू 100% पीपल हु विल गो इनटू दैट स्कीम। अगर आप पंजाबी फिल्म बना रहे हैं या आप उर्दू फिल्म बना रहे हैं पंजाब में, तो यू विल क्वालिफाई फॉर दैट रिबेट। ओके। अभी जो आप बात कर रहे थे कि आपकी पिक्चर वायबल नहीं है, सो हमने भी जाके उनको यही समझाया था गवर्नमेंट को कि जब तक आप वायबिलिटी नहीं क्रिएट करेंगे,
लोग फिल्म नहीं बना सकेंगे, प्राइवेटली नहीं बना सकेंगे, क्योंकि आपने वो जो इंसेंटिव, सबसे बड़ा इंसेंटिव था, उसको रोक दिया है। वो गवर्नमेंट नहीं दिया था, गवर्नमेंट नहीं रोका। सो ऑल्टरनेट इंसेंटिव भी गवर्नमेंट ही को लाना पड़ेगा, वो प्राइवेटली नहीं आ सकता। अब मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, आप लेट से आज 10 करोड़ रुपए की फिल्म बनाते हैं और वो बहुत अच्छी बॉक्स ऑफिस पे भी जाती है, तो हमारे यहाँ अगर बहुत अच्छी भी गई तो 20 करोड़ रुपए इज अ बिग नंबर। बिल्कुल, कि 20 करोड़ रुपए का बिजनेस हमारी मार्केट के हिसाब से बिग नंबर। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि 10 करोड़ रुपए की आपने फिल्म बनाई, 20 करोड़ का बिजनेस किया, आपके घर आया 7 करोड़ रुपए। हाँ, वो 35%। तो 3 करोड़ रुपए अभी भी आप लॉस में, जिसकी वजह से कोई भी फिल्म को हाथ नहीं लगा रहा। पिछले 3-4 साल से जो पुरानी फिल्में थी वो लगी 22 में जाके और 23 में जाके, उसके बाद नई फिल्म नहीं स्टार्ट हुई। लेकिन अब जो बात आ रही है कि जी 35% रिबेट या 25% रिबेट पंजाब गवर्नमेंट देगी आपको आपकी पिक्चर के ऊपर, तो आप कैलकुलेट कर लें। तो वो रिबेट कैसे काम करेगा, मुझे बताएं, वो कैसे अगर आपने 20 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस किया है तो उसका 35% गवर्नमेंट देगी आपको। अच्छा, आपने सिर्फ प्रूव करना है कि मैंने 20 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, और उसके अलावा भी जो बिजनेस है वो आपका 35% आपका। वो तो 7 करोड़ आ गए आपको। अब 7 करोड़ रुपए आपको गवर्नमेंट ने भी दे दी। तो आपके कितने हो गए अब? 14 करोड़ हो गए। तो नाउ यू आर इन 4 करोड़ प्रॉफिट। सो कहने का मतलब बहुत सी इंडस्ट्रीज के अंदर आपको धक्का देना पड़ता है गवर्नमेंट को, और ये नहीं है कि आपको हमेशा के लिए धक्का देना पड़ेगा, ये आपको उठाने के लिए होता है। तो वो उठाने के लिए अगर आप 4-5 साल ये करते रहे, गवर्नमेंट अगर आपको पीछे से धक्का देती रही, आप खड़े हो जाएंगे। अच्छा, आप सिर्फ खड़े फिल्म बनाने में नहीं होंगे, आप सिनेमा बनाने में भी खड़े होंगे। सिनेमा क्यों रुक गए, बन गए? क्योंकि सॉफ्टवेयर नहीं है। क्योंकि सॉफ्टवेयर नहीं है ना। सॉफ्टवेयर बनेगा, सिनेमा भी बनना शुरू हो जाएगा जब वो देखेगा। अब और अभी मैं आपको बताऊं, मौला जट के बाद 2 ही फिल्में हैं जिन्होंने 20 करोड़ रुपए और 30 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। और वो कौन सी? और वो दोनों पंजाबी हैं और दोनों इंडियन हैं। तो एक जट एंड जूलियट थी, एक कैरी ऑन जट्टा थी। सो ऐसा नहीं है कि इन दी एग्जिस्टिंग सिनेरियो बिजनेस नहीं है। और ये भी मैं आपको बताऊं, दोनों पिक्चरें ये वो हैं जिनकी कोई पब्लिसिटी नहीं है। हाँ, सरप्राइजिंगली कोई मार्केटिंग नहीं है। सो पाकिस्तानी पिक्चर अगर बनेगी तो वो कितनी बड़ी मार्केटिंग करेगी, और वो जरा सी भी अच्छी निकली तो उसके लिए 20-30 करोड़ रुपए करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन नदीम भाई, अभी आपने जो पूरी चीज़ मुझे समझाई, लेकिन एक जो एलिफेंट इन द रूम है जिसको हमें कभी ना कभी एड्रेस तो करना पड़ेगा, कि जो 2007-8 के बाद से 2017-18 तक का जो सिनेमा है पाकिस्तान का, जिसमें खूब मल्टीप्लेक्सेस बने, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई हमारे सिनेमा इंफ्रास्ट्रक्चर की, हर जगह से। आपने भी सेंटोरस खोला, एट्रियम खोला, ठीक है, अब एट्रियम आपने अनऑपरेशनल कर दिया है फॉर नाउ। इन सब का डायरेक्ट लिंक था इंडियन फिल्म्स का बैन लिफ्ट होने से। इंडियन फिल्म आ रही थी तो फिल्म तो आपका सिनेमा बिजनेस चल रहा था, और जब से इंडियन फिल्म नहीं बैन हुई है 2019 से, तब से लेके अब तक यू हैव जस्ट बीन एट लॉस। सिनेमा बंद पे बंद हुए जा रहे हैं। कोई हमारे पास अभी एज सच ऑल्टरनेट मॉडल नज़र नहीं आ रहा। तो मेरा सवाल आपसे एक बड़ा बेसिक है। आई नो, लाइक वी डिस्कस कि राइट नाउ द 2 countries आर अगेन लॉक्ड हॉर्न्स। मतलब इंडिया में अपनी तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है, मतलब बड़ी वेरी वियर्ड प्रोपेगेंडा, बट वो चल रहा है। इट्स ह्यूमरस बट इट्स सपोज टू बी टेकन सीरियसली। लेकिन सवाल मेरा ये है, और मैं ये सवाल बहुत मेरे लिए ज़रूरी है आज कोई क्वेश्चन करने को, मैं हमेशा इसको एडवोकेट करता था कि कैन पाकिस्तानी सिनेमा सर्वाइव विदाउट बॉलीवुड फिल्म्स? यस, इट कैन, और मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ कि व्हाई इट कैन। अगर तो पाकिस्तानी ऑडियंस आपको फेवर नहीं करती इन्हीं 10-12 सालों में, जब तक इंडियन फिल्म आती रही, तो उसमें इंडियन भी आ रही थी, और उसी में आपने 13 के बाद फिल्में ही बनाना शुरू कर दी। पाकिस्तान ने भी बनाना शुरू कर दी, और उसकी हाइट जो थी वो 2018 थी, लास्ट ईयर था, जिसके अंदर इंडिया की भी बहुत सारी फिल्में आई, अमेरिका की भी बहुत सारी अच्छी फिल्में आई, और उसके अंदर पाकिस्तानी भी 4 फिल्में आई। पंजाब नहीं जाऊंगी?
नहीं, कौन सी थी? उसके अंदर जवानी फिर नहीं आनी, ईफा एंड ट्रबल थी, परवाज़ है जुनून थी, और डोंकी किंग थी। इन 4 पिक्चरों ने 1 अरब रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया था। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है कि क्या फिल्म बना सकते हैं, पहला प्रॉब्लम। क्या आप में इतनी क्रिएटिविटी है कि आप अच्छी फिल्म बना सकते हैं? दूसरा प्रॉब्लम, क्या आपकी ऑडियंस आपकी फिल्म देखने के लिए तैयार है? अगर वो तैयार है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो आपकी फिल्म देखना ही नहीं चाहती, फिर आपको प्रॉब्लम है। फिर आप इंडिया के बगैर आप जी नहीं सकेंगे। इंडियन फिल्म आपको जरूरी चाहिए। फिलहाल दोनों चीजों में आप प्रूव कर चुके हैं कि आपको फिल्म भी बनाने आती है और ऑडियंस आपकी फिल्म देखने के लिए तैयार भी है। लेकिन जो अच्छी होती है वो देखने के लिए, जो अच्छी है वो आटे में नमक के बराबर है ना। आटे में नमक, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आटे में नमक तो हर जगह है। आप सिर्फ नंबर ज्यादा कर दें ना। नहीं, लेकिन इसका मतलब बनाने का नंबर ज्यादा कर दें। अगर आप 10 फिल्में बनाएंगे साल की तो 1 चलेगी, अगर 20 बनाएंगे तो 2 चलेंगी, अगर 50 बनाएंगे तो 5 चलेंगी। इसका मतलब आपका मेन फोकस नंबर ऑफ फिल्म्स पे होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा फिल्में बना सकें। और यही काम अभी हम गवर्नमेंट को भी समझा रहे हैं कि इंडिया पे मुनस्सिर न करें। अब तो हो ही नहीं सकता। आप अपनी फिल्में बनवाना शुरू करें। और मेरे लिए ये आपको 1-2 साल में जो पंजाब फंड हुआ है और जिस तरह से वो इसको लेके चल रहे हैं, आपको 1-2 साल में इसका रिजल्ट पता लग जाएगा। और अगर वो रिजल्ट अच्छा आ गया, आप वही चीज रेप्लिकेट कर दें उन उर्दू फिल्म। लेकिन नदीम भाई फिर इवेंचुअली ये होगा जो 80s 90s में हुआ हमारे सिनेमा के साथ, कि आपको समझ में आ गया कि भाई आपको सॉफ्टवेयर फीड तो करना है, पर फिल्में बनानी है आपको बतदरीज, बाकायदगी से आपको फिल्म बनानी है, कि कोई ना कोई माफिया फिर फिल्मों में इन्वेस्ट करने आ जाएगा और फिल्में फिर एक पर्टिकुलर टर्न ले लेंगी जो कि 80s 90s की फिल्मों ने लिया। आई डोंट थिंक सो। यू डोंट थिंक सो? उसकी वजह यह है कि या तो आपकी पब्लिक ने देखा ही ना हो। एक बार इंसान जब अच्छा चीज देख लेता है ना, फिर उसका स्टैंडर्ड वहीं आ जाता है। आपने एक अच्छा सिनेमा दे दिया, अब वो नीचे वाले सिनेमा में नहीं बैठेगा। सो एक बार आपने अच्छी फिल्म दे दी तो वो अच्छी फिल्म ही मांगेगा, चाहे वो आप बनाएं विद द कंपटीशन ऑफ इंडिया या विदाउट द कंपटीशन ऑफ इंडिया। आप भी बेकार की चीज अब बेच नहीं सकते, क्योंकि आपने मेरा स्टैंडर्ड ऊपर कर दिया। सो ऑटोमेटिकली चीजें वही चलेंगी जिनका स्टैंडर्ड ऊपर होगा, जो बहुत अच्छी होंगी। सो आई डोंट थिंक सो कि उसके ऊपर वो आइसोलेशन में जाके, ये आइसोलेशन तो चल रही थी आपकी 40 साल से, बिल्कुल, और आप खत्म ही हो गए उसकी वजह। बिल्कुल खत्म हो गया। आप वापस कैसे आए? वापस आए जब आपके पास कंपटीशन आया और बेहतर चीज आई, बेहतर सिनेमा आया, बेहतर फिल्म आई। लेकिन बेहतर तो आपने भी तो बेहतर ही फिल्म बनाई। लेकिन नदीम भाई बेहतर बिजनेस मॉडल भी आया ना। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, डॉन 2 आपने डिस्ट्रीब्यूट की थी जी, पाकिस्तान में इंपोर्ट की थी, और मेरा ख्याल है 3-4 करोड़ में आपने इंपोर्ट की थी वो फिल्म। जो वो इंपोर्ट किसी ने की थी, मैंने डिस्ट्रीब्यूट की थी, आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की थी। और आपने मैन ऑफ स्टील भी शायद आपने की थी, इफ आई रिमेम्बर। अच्छा नहीं, सो वो बिजनेस मॉडल मुझे याद है। एंड डॉन 2 वाज द पाकिस्तान वाज द ओनली कंट्री जिसने राव 1 ने बिजनेस कम किया था और डॉन 2 ने ज्यादा। सारी दुनिया में राव 1 का बिजनेस ज्यादा था और डॉन 2 का कम। क्यों था वैसे? व्हाट डू यू थिंक, व्हाई वाज, व्हाट वाज द रीजन? राव 1 वाज नॉट रिलीज्ड विद अ लॉट ऑफ मार्केटिंग। अच्छा, हमने डॉन 2 में मार्केटिंग बहुत बड़ी की थी। अच्छा, तो आई थिंक दैट वाज द रीजन कि वो उसका रिस्पांस ज्यादा बड़ा आ गया। And it did better than रावण। तो वो क्योंकि दोनों फिल्में ठीक नहीं थी। अच्छा, ठीक नहीं थी, मतलब रावण भी दुनिया में जो निकलनी थी वैसी नहीं निकली, और डॉन 2 भी जैसी निकलनी चाहिए थी वैसी नहीं निकली। सो वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने पैसे लगाए हुए होते हैं पिक्चर के ऊपर, तो आपकी उस वक्त ज्यादा फिक्र ये होता है कि यार रिकवरी करो और खर्चा ना करो। सो वो डॉन 2 के अंदर वो खर्चा करके इट डिड मच बेटर बिजनेस। सो बट वही बात है ना कि आपके लिए एज अ डिस्ट्रीब्यूटर जो इंटरनेशनल फिल्म इंपोर्ट करके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि बिजनेस सेंस ज़्यादा ये बनाता है कि हम एक इंडियन फिल्म इंपोर्ट करें, उसे सिनेमा में लगाएं?
क्योंकि बॉक्स ऑफिस आपका बिक रहा है, पॉपकॉर्न आपका बिक रहा है, पूरा अपना क्या कहते हैं मेन्यू आपका खाली हो रहा है, सब कुछ। एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ द टिकट है जो बाहर है, कितना 30% होती है, कितना 20% होता है, ऐसे ही होता है ना, जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर को जाता है। जब मुझे आप इसकी इकोनॉमिक्स समझा सकते हैं कि जब हम इंडिया से कोई इंपोर्ट फिल्म करते हैं तो उसकी इकोनॉमिक्स क्या होती है, मतलब कितना परसेंट इंडिया को वापस जाता है और कितना हम उसको रखते हैं? इंडिया को तो मोस्ट प्रोबेबली 20-25% जा रहा है, तो 70-75% आपके पास है, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। सो आपको नहीं लगता कि मतलब एक बहुत ही कन्वीनियंट बिजनेस मॉडल से हट के अब हमें एक पूरा री इन्वेंट द व्हील करना होगा? क्योंकि जब इंडियन फिल्में आ रही थी, अब जैसे चंबेली जब लगी थी, तो चंबेली लगी थी आशिकी 2 के साथ, आशिकी 2 के साथ लगी थी, और मतलब चंबेली खासी मतलब रज भर के बुरी फिल्म थी चंबेली, ठीक है, और वो मैं एट्रियम से ही देख के निकल रहा था, और फिर अगले दिन मैं ऐसे ही देखने आया कि वो कौन लोग देख रहे हैं, और बाद में मुझे अंदाजा हुआ कि सारा आशिकी 2 का फुटफॉल जो है वो चंबेली को मिल रहा था। और बेशक लोग उसमें जितना भी थक हार के बाहर आ रहे हैं उस फिल्म से, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, सही। बट वो तो एक आपके पास एक गोल्डन चांस था ना, मतलब कि हम उसको तो रिप्लेस नहीं कर सकते उस मॉडल को। अच्छा राफी, मेरी अप्रोच बिल्कुल ही डिफरेंट है। अच्छा, आप देख रहे हैं जो एग्जिस्टिंग मॉडल है, हाँ सही है, और मैं देख रहा हूँ कि जो एग्जिस्टिंग मॉडल आज तक हुआ ही नहीं है, अच्छा वो बनाओ, सही है। और ये आपको, लेट मी पुट इट दिस वे, कि बाय चांस आपको ये सिनारियो मिल गया है, हाँ, बाय फोर्स आप कह लें, बाय फोर्स कह लें, बाय चांस कह लें कि आपको ये सिनारियो कि भाई इंडियन फिल्में नहीं आ सकती, फिल्म बंद हो गई, जो करना है खुद करना है, लेकिन आपका सिनेमा बन गया। लेकिन बंद भी हो गया ना? नहीं, अभी बना हुआ है। अच्छा, अभी बंद नहीं हुआ है। अच्छा, अभी बना हुआ है। हाँ, आगे अगर कुछ ना करें आप तो ये बंद हो जाएगा। अच्छा, सो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जितना सिनेमा आपके पास बन गया है उसको आपने बचाना है। लेकिन अभी भी तो वो है ना, मैं न्यूप्लेक्स जाके खड़ा होता हूँ तो वो कहते हैं जी 6 लोग आएंगे तो हम फिल्म चलाएंगे। कराची विल रिमेन इन ट्रबल। अच्छा, Sindh is going to remain in trouble unless and until you come up with the same idea for Urdu films what Punjab is doing for Punjabi films. आपको फिल्में बनवानी पड़ेंगी, गवर्नमेंट को बैकअप करना पड़ेगा और आपको फिल्में बनवानी पड़ेंगी। सो उसको अगेन आपको वायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी कि मैं अगर पैसे लगाऊं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि यार इफ आई सक्सीड, देखें रिस्क लेने के लिए हर आदमी तैयार है, ये नहीं है कि उसमें रिस्क नहीं है, रिस्क उसमें भी है। मैं सक्सीड करूंगा, मैं अच्छा बिजनेस करूंगा, तभी आप मुझे रिबेट देंगे ना। मुझे बड़ा रिबेट उसी वक्त मिलेगा जब मेरी पिक्चर भी सक्सेस करेगी। सो वो गारंटीड नहीं है, बट ये रिस्क मैं उठाने के लिए तैयार हूं। ये रिस्क मैं नहीं उठाने के लिए तैयार हूं कि मैं पिक्चर सुपर हिट भी करा लूं और उसके बावजूद मेरे पैसे पूरे ना हो। पैसे पूरे ना हो, जो एक अरसे तक था हमारा प्रॉब्लम, जो है अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। बिल्कुल, जब तक कि आप मार्केट को बढ़ा नहीं कर लेते। आपको भी चाहिए 100 करोड़ की मार्केट, आपकी मार्केट है 40 करोड़ की, सो दैट मीन्स यू नीड 60 करोड़ रुपए के कंट्रीब्यूशन के आपको और सिनेमा चाहिए। तो सिनेमा बनेगा कैसे? सिनेमा बनेगा जब आपके पास प्रोडक्ट होगा। मैंने आपको कहा कि मेरा आउटलुक बिल्कुल डिफरेंट है। मेरा आउटलुक ये नहीं है कि इंडिया से पिक्चर यहाँ आए, वो तो आ ही रही है, चाहे आप सिनेमा में लेके आए या डीवीडी पे लेके आए या नेट से लेके आए, वो तो हम देख ही रहे हैं पिछले 50 साल से। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपकी फिल्म आज से 10 साल के बाद इंडिया जाके लगे। दैट इज द रियल ऑब्जेक्टिव। वैसे सवाल मेरा ये है नदीम साहब, और इसमें मैं फिर जावेद अख्तर साहब जिनकी एक ज़माने में बड़ी इज्जत करता था, आई थिंक ही नीड्स अ सॉफ्टवेयर अपडेट, पता नहीं क्या हो गया उनको मोदी के इंडिया में, मुझे समझ नहीं आता। अच्छे सेक्युलर आदमी थे, लेकिन मेरा सवाल इसमें फिर ये आता है कि पाकिस्तानी फिल्म इंडिया में क्यों नहीं लगती? क्या नुक्स, क्या चीज़ है जो इससे पहले भी नहीं लगती थी, अब भी नहीं लगती थी? मेरे ख्याल से बोल की कोई शोएब साहब ने सेलेक्टेड स्क्रीनिंग्स करवाई थी, क्यों नहीं लग रही पाकिस्तानी फिल्म इंडिया में? अच्छा, मैं आपको इसका भी बड़ा अच्छा जवाब है और वो भी मैं आपको बताता हूँ। 2015 में हमने एक फिल्म बनाई थी मोर। बिल्कुल, जामी वाली, आई लव्ड इट। तो मैं उन दिनों बॉम्बे गया हुआ था। आपने डिस्ट्रीब्यूट की थी मोर? नहीं, हाँ मैंने डिस्ट्रीब्यूट की थी।
तो वहाँ पर मैं किसी के साथ बैठा हुआ था, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार अभी हमारे यहाँ तो इतना सिनेमा बना नहीं है ना, हमारे पास वैसी ऑडियंस है, बट आप लोगों के पास सिनेमा भी बहुत ज़्यादा है और ऑडियंस भी है कि इस किस्म की फिल्में देखी जाएं जो कमर्शियल नहीं होती। बिल्कुल नहीं थी। तो उस जमाने के अंदर कुछ साल पहले ही लंच बॉक्स लगी थी, विच बिकेम वेरी वेरी बिग। तो उन्होंने मुझे जवाब बहुत अच्छा दिया। उन्होंने कहा यार नदीम भाई, हम आपको जानते हैं कि आप एग्जीबिशन भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, तो हम आपको समझाते हैं इस तरह है कि इंडिया में बनती हैं 250 फिल्में, उन 250 फिल्मों में से डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो सिर्फ 100 फिल्में उठाता है, 150 फिल्म को कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं। तो मैंने कहा फिर वो लगती कैसे? कहते हैं जी वो यहाँ उन्होंने सिस्टम बनाया है हर डिस्ट्रीब्यूटर ने कि अगर आपको वो फिल्म लगानी है तो वो 25-30 लाख रुपए फिक्स लेता है। अच्छा, अपनी एक लॉस फी लेता है कि आपको, हाँ, क्योंकि उसके ख्याल में आपकी पिक्चर नहीं चलेगी और उसको लॉस हो जाएगा। फिर वो 25-30 लाख रुपए आप दें, फिर 25-30 लाख रखने के बाद वो आपसे पूछता है कितने सिनेमाओं में लगाना है, उसका पीएनए भी दें और अपना मार्जिन लेगा, रुपए और लगाएं। तो मैंने कहा भैया फिर वो 150 फिल्में लग क्यों रही हैं जब इतना ही प्रेशर है। कहता है अगर वो थिएट्रिकल नहीं रिलीज करते तो फिर कोई चीज और नहीं बिकेगी, ना म्यूजिक बिकेगा, ना टीवी राइट्स बिकेंगे, ना सैटेलाइट राइट्स बिकेंगे, क्योंकि वो थिएट्रिकल फिल्म नहीं मानते उसको। सो इसलिए वो 150 फिल्में इस तरह लगती हैं। सो अगर आपको भी अपनी लगानी है तो वही रास्ता आप भी अपना लें। तो इंडिया में अगर हमारी फिल्म जानी है तो ऐसे नहीं जाएगी कि वो आके ले जाएंगे। नहीं, तो मुझे बताएं कि क्या, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे एक्टर्स, जब भी इंडिया पाकिस्तान का आपस में कोई भी उलझन होती है, ठीक है, सीरियस या अभी जो कॉमिकल सी इंडिया ने की हुई है, ठीक है, कुछ भी होती है, उसमें हमारा हमेशा ये होता है कि हमारी फिल्में भी वहां जाएं। हाँ, लेकिन यही डिमांड आप अमेरिका से क्यों नहीं करते? नहीं, 75 साल से अमेरिकन फिल्म तो आ रही है। नहीं देखिए, लेकिन इंडिया आ रही है, जा तो नहीं रही। लेकिन इंडिया इज अ बिगर मार्केट। नहीं, फॉर योर फिल्म, इट्स नॉट अबाउट द मार्केट। आप फिर उसके कॉन्सेप्ट पे आए ना। कॉन्सेप्ट आप मांग रहे हैं रेसिप्रोकेशन, तो रेसिप्रोकेशन सिर्फ इंडिया से क्यों मांगते हैं आप अमेरिका से भी मांगे। 75 साल से अमेरिकन फिल्म के ऊपर कोई वो तो नहीं है ना, किसी किस्म का आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। आप लगा रहे हैं ना, वन साइडेड ही लगा रहे हैं ना। लेकिन अब तो लगना शुरू हो गई हैं अमेरिका में, मतलब अमेरिका में फिल्में तो पाकिस्तानी फिल्में जाती हैं, मेन स्ट्रीम थोड़ी लगती हैं। नहीं मतलब अब वो तो आप डायस्पोरा में लगाते हैं आप। हाँ, डायस्पोरा में लगाते हैं, ठीक है, वो भी आप खरीद के लगाते हैं आप जगह लेते हैं, आप सिनेमा लेते हैं, तो अब वहां से कोई नहीं आ रहा लेने के लिए। अच्छा, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन। देखें, रेसिप्रोकेशन का मतलब होता है कि वहां से आपकी फिल्म लेके जाए कोई, और जैसे आप वहां की फिल्म मांग रहे हैं। सो यू थिंक, यू आर सेइंग कि अगर पाकिस्तानी फिल्म को इंडिया जाना है, एन इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर शुड बी इंटरेस्टेड इन अ पाकिस्तानी फिल्म। है ना सर, आपने बनाई ना मौला जेट, वहां का ही डिस्ट्रीब्यूटर लेके गया था आपकी पिक्चर जब आप अच्छी चीज बनाएंगे वहां के लोग लेके जाएंगे, आपको ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अच्छी चीज बनाने के लिए फिल्में बनाना जरूरी है। दैट इज व्हाई वी आर आफ्टर द गवर्नमेंट कि जी इसको बैक करें, फिल्में बनवाएं। सो जितनी ज्यादा आप फिल्में बनवाएंगे, हाँ आपको शुरू में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे। वो प्रॉब्लम्स इसलिए आएंगे क्योंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं कि पंजाब गवर्नमेंट पूरे इकोसिस्टम पे काम कर रही है। अच्छा, इट्स नॉट ओनली अबाउट फिल्म्स, दे आर क्रिएटिंग अ फिल्म सिटी जिसके अंदर पूरा प्रोडक्शन हाउस वगैरह हर चीज बनवा रहे हैं। उसके बाद वो 50 सिनेमा बनवा रहे हैं इन स्मॉलर सिटीज। अच्छा, जिसका स्ट्रक्चर वो बना के देंगे एंड दे विल गिव इट टू प्राइवेट पार्टीज कि जी आप इसको चलाएं। सही है। सो जब आप पूरे इकोसिस्टम पे काम करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको 3-4 साल में नजर आ जाएगा। क्योंकि आप फिल्में भी बनवा रहे हैं, आप स्टूडियो भी बनवा रहे हैं, हर चीज जब एक दूसरे के पीछे आएगी तो इट्स अ चेन रिएक्शन, ऑटोमेटिकली उसका चेन रिएक्शन आएगा। सो इट्स क्लियर टू से, क्योंकि ये हमेशा आर्ग्यूमेंट आता है कि इंडियन फिल्म, अभी मैं इस मौजूदा हालात की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना, उसमें तो उन्होंने आर्टिस्ट को बैन किया है, हमने इंडियन फिल्मों पे बैन किया हुआ है, ठीक है, कि हम इंडियन फिल्में नहीं लगाएंगे। आपने कभी सोचा है कि उन्होंने आपके आर्टिस्ट को क्यों बैन किया? क्यों बैन किया? क्या कर रहा था आपका आर्टिस्ट ऐसा कि उसको बैन करने की जरूरत पड़ गई? मुझे तो आपको मालूम है कि 100 सालों में इंडिया के अंदर there has never been a competition except the only country who can give them competition is Pakistan.
So you think it's a business decision? Yes. आपका एक्टर जाके 4 फिल्में करने के बाद मेन लीड में आ गया, और कहाँ आ गया, किस हाउस में आ गया, करण जौहर जिस हाउस में 1000 आदमी वहां पर खड़ा हुआ है कि यार हमें कभी जगह मिले, वहां चला गया। उन्होंने तो आपको बैन करना ही था, और ये बैन आज से नहीं है। आपका सबसे पहले बैन लगा था 1950s में। अच्छा, वो कोई लीगल बैन था? वो किस तरह कोई लीगल बैन नहीं क्या था उस 50s वाले उस वक्त भी बदमाशी थी, आज भी बदमाशी है। अच्छा, कोई लीगैलिटी नहीं है? कोई लीगैलिटी नहीं है, क्योंकि इंडिया में कोई लॉ नहीं है हमारी तरह। हमारे यहाँ इंपोर्ट लॉ है कि हम इंडियन या पाकिस्तानी फिल्म को इंपोर्ट नहीं कर सकते। इंडियन या पाकिस्तानी फिल्म को इंपोर्ट नहीं कर सकते। अच्छा, पाकिस्तानी फिल्म हैज टू बी इंडिजिनस। पाकिस्तानी और इंडियन लैंग्वेज फिल्म कैन नॉट बी इंपोर्टेड इन पाकिस्तान। ये आपका लॉ है। इंडिया में कोई लॉ नहीं है, एंड दैट इज व्हाई आप जो भी पिक्चर लेके जाएंगे वो सेंसर हो जाएगी और मौलाजट भी होगी। तो वहां जब भी चीज रुकेगी, बदमाशी से रुकेगी। 1950s के अंदर 2 पिक्चरें एक ही वीक में लगी थी। उस वक्त बार्टर सिस्टम था, एक जाती थी एक आती थी। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो एक इंडियन फिल्म थी और एक पाकिस्तानी फिल्म थी। इंडियन फिल्म ने रिसेप्शन नहीं उठाया, अच्छा, और पाकिस्तानी फिल्म ने बहुत बड़ा रिसेप्शन उठा लिया। अच्छा, कुछ याद है? आई थिंक दुपट्टा नाम था उसका। दुपट्टा नाम। और उसने रिसेप्शन उठाया, और वहां एक्सट्रीमिस्ट ने जाके एक सिनेमा जला दिया जहां वो पाकिस्तानी फिल्म लगी हुई थी, जिसके ऊपर रिबटल आया था जाल मूवमेंट का। अच्छा, जिसके अंदर पूरी इंडस्ट्री यहाँ खड़ी हो गई। नेक्स्ट फिल्म आ रही थी जाल। तो वो जाल मूवमेंट आज तक जो है बड़ी मशहूर है इस बात के ऊपर कि हमारी पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई थी कि जी हमने जाल को नहीं आने देना कि हमारी पिक्चर के साथ वहां पर गलत हुआ है। सो जब भी झगड़ा हुआ है इंडिया की तरफ से हुआ है, आपकी तरफ से कभी नहीं हुआ। आपने कभी नहीं रोका। आप तो देख ही रहे हैं इंडिया को, हमेशा से देख रहे हैं आप। इंडिया आपको बर्दाश्त नहीं कर पाता है, क्योंकि इंडिया में आज तक कोई पेनिट्रेशन नहीं कर सका सिवाय आपके। साउथ को भी उन्होंने अब सीरियसली लेना शुरू किया। साउथ मतलब वो जो नॉर्थ साउथ की चीज है, वो साउथ तो उनका अपना है। हाँ, दे आर नॉट फ्रॉम अब्रॉड, दे आर नॉट, मतलब इकोनॉमिकली तो सेम है। फ्रॉम अब्रॉड, यू आर फ्रॉम आप फॉरेन हैं और आप जाते हैं, आप 2 मिनट के अंदर वहां सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इंडिया हजारों लगे हुए हैं, 20 साल से लगे हुए हैं, वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे, आप 2 मिनट में जाके सक्सेसफुल। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि इंडिया इज स्केयर्ड ऑफ द बिजनेस, दैट इंडिया इज स्केयर्ड ऑफ टेकिंग देयर प्लेसेस, बिकॉज जब आपके यहाँ से कोई आदमी आता है वो तैयार होके आता है। आपका जब एक्टर जाता है वो इतनी जबरदस्त उर्दू बोलता है क्योंकि उसकी वो मदर लैंग्वेज है। वहां का एक्टर इतनी खूबसूरत उर्दू नहीं बोल पाता, ना मैनरिज्म, वो डिलीवरी नहीं कर सकता। आपका एक्टर फ्लॉलेस करता है, सो ऑटोमेटिकली उसकी लाइकिंग फॉर पैदा हो जाती ऑडियंस में, एंड दैट पिंचेस देम कि यार हम इतने वक्त से काम कर रहे हैं तो हमें ये नहीं पूछते, इनको फौरन पूछ लिया। इसीलिए फिर ये आर्ग्यूमेंट भी अप्लाई होता है कि पाकिस्तानी ड्रामा वहाँ एयर नहीं होता लेकिन सब देख रहे हैं। आज तो अब देखें ना टेक्नोलॉजी आपको कहाँ ले जा रही है। आप रोकना चाहेंगे भी तो अब नहीं रुक पा रहे हैं। हालांकि अब उन्होंने इंस्टाग्राम भी ब्लॉक कर दिया, चली जाएगी इन कमिंग ईयर्स। इसीलिए हमें ये बैन खत्म करना चाहिए, हमें ये हटा देना चाहिए, क्योंकि हम बैन नहीं कर सकेंगे। अब टेक्नोलॉजी आपको इजाजत नहीं देगी कि आप बैन कर सकें। सो इट इज बेटर टू ओपन अप दीज प्लेसेस एंड थिंक फार अहेड। सोचें कि हमने इंडिया में कैसे जाना है। आज नहीं इजाजत दे रहे ना, आज आपके खिलाफ हैं। हो सकता है 5 साल के बाद दें, हो सकता है 10 साल के बाद दें, लेकिन सोचना तो शुरू करें आप कि हमने इंडिया में जाना है, हमने इंडिया की मार्केट में अपनी पिक्चर लगानी है। तो ये हम तो पहुंचेंगे। आप तो हम अगर सोचेंगे नहीं उसकी तरफ, आप पहुंचेंगे भी नहीं कभी भी। हमने कभी आज तक सोचा ही नहीं है इंडियन मार्केट में जाने कि हमने इंडियन मार्केट में जाना है। आप सोचना शुरू करें, वक्त आ जाएगा। ये ना उसके ऊपर लगाए कि भाई इतने साल में होना चाहिए। वो चाहे 15 साल के बाद हो, 20 साल के बाद हो, लेकिन जाना है। ये आपका फोकस यहाँ होना चाहिए। अच्छा, नदीम साहब के जैसे जावेद अख्तर ने कहा कि विद इंडिया एंड पाकिस्तान इट हैज़ ऑलवेज बिन अ वन वे ट्रैफिक। सिर्फ अपना क्या कहते हैं, पाकिस्तान से हम आर्टिस्ट को वेलकम करते रहे, लेकिन इंडियन आर्टिस्ट को कभी पाकिस्तान में वेलकम नहीं किया गया। तो 12 साल से जो आप फिल्में उनकी लगा रहे हैं, वो तो आपकी फिल्में नहीं लगा रहे थे। ये क्या बात हुई यार? तो हम भी कह सकते हैं कि इट्स अ वन वे ट्रैफिक।
कहते हैं जी कभी मेहंदी हसन के इंडिया में कॉन्सर्ट हुए, कभी लता जी को नहीं बुलाया गया पाकिस्तान। वो तो जावेद अख्तर खुद हर दूसरे फैज़ मेले पे आके बैठे होते हैं। आई डोंट थिंक सो। ये भी मैं आपको बता दूं कि आई डोंट थिंक सो कि जावेद साहब को ये मालूम है कि लता जी को कभी इनवाइट नहीं किया। इन मैनी गुड टाइम्स लता जी को बहुत लोगों ने कोशिश की होगी, लता जी खुद नहीं आई होगी। हाँ। और ये आपको कैसे पता किसी के बारे में? ये तो आप अपने बारे में कह सकते हैं। बिल्कुल है, मैंने तो आपको लता जी के बारे में कैसे पता कि उनको किसी ने इनवाइट नहीं, किया? और जावेद साहब को तो बहुत बुलाया, ये बहुत लेकिन बुलाया। जावेद साहब को तो 10 बार बुला चुके हैं। हाँ। तो जब आपको बुला चुके हैं तो लता जी को क्यों नहीं बुलाया होगा? और आपने यहाँ पे आके बहुत ही मतलब हेट मॉन्गरिंग वाले में रखती हैं। हाँ। उनको किसी ने क्यों नहीं बुलाया होगा? हाँ। मेरे हिसाब से बहुत कोशिश की होगी। नहीं, जगजीत आए हैं, मुझे ये पता है। नहीं आई हूँ। सोनू निगम हैज परफॉर्म्ड हियर। जगजीत, आपको वही कहा ना कि अच्छे वक्तों के अंदर हर यहाँ से कोशिश बहुत की गई होगी, नहीं आई हूँ। नहीं, स्टोरी उल्टी है मेरे हिसाब से। अच्छा, आपके हिसाब से स्टोरी उल्टी है? बिल्कुल। आपको लगता है वन वे ट्रैफिक? क्योंकि या तो फिर कोई भी ना आया होता, हमने आज तक किसी को भी ना बुलाया होता। हाँ, जैसे उन्होंने कोई भी सबको बुलाया। और ये एट द एंड ऑफ द डे जब भी आपके हालात ठीक होंगे, ये प्यार रहेगा, नफरत नहीं रहेगी। नफरत क्रिएटेड होती है, प्यार वैसे ही आपका है। हम भी उनसे प्यार करते हैं, वो भी हमसे प्यार करते हैं। वो ठीक है अलग कि उनके अभी वक्त नहीं है कि वो उठ के बोल सके। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। जब ये 2016 के अंदर ये बात हुई कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को ना आने दिया जाए, तो हम एक टॉक शो कर रहे थे, इंडिया गई। अच्छा। और उस पर मैं भी था और महेश भट्ट साहब भी थे। और मैंने उनमें डायरेक्टली महेश साहब को कहा था, मैंने कहा भट्ट साहब ये जो काम आप कर रहे हैं ये गलत है। कहते हैं यार नदीम मुझे मालूम है ये गलत है, लेकिन बस उनके हाथ बंधे हुए थे। तो अभी जो आप वहां हो रहा है वो आपको भी मालूम है कि यार ये कोई रीजनिंग या लॉजिक थोड़ी है, ये तो जबरदस्ती का काम है। तो आप बदमाशी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बदमाशी कभी ना कभी जाके तो खत्म होगी। जब खत्म हो गया हालात ठीक नहीं। और मैं अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ ना कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जावेद अख्तर या और लोग जो हेट मॉन्गरिंग कर रहे हैं इंडिया में, वो पेट्रियाटिक हो रहे हैं। मैंने कहा देखिए पेट्रियाटिक और नेशनलिस्टिक होने में बड़ा फ़र्क है। पेट्रियाटिक शख्स वो होता है अगर वो ये समझता है कि अगर मेरे माशरे में मार्जिनलाइज कम्युनिटी के साथ गलत हो रहा है, मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, निचली ज़ात के हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, और मुझे सच मानों में अपने मुल्क से मोहब्बत है, तो मैं उस पर आवाज़ उठाऊँगा। दैट्स पेट्रियाटिज़म। और नेशनलिज्म और किसी मीडिया रेटरिक के पीछे लगना जो है ना, वो तो ये है कि अच्छा जी अब हमने हर अपनी इंटरनल एक टेरर अटैक का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया है, तो अब हम पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी बैन कर रहे हैं और एक बैंड वैगन बना लें। और उस पर जो लोग चढ़ जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए बड़े आइकन्स होते हैं वो एक ज़माने में, लेकिन वो जो है बेसिकली आप समझ लें अपना मंजन बेच रहे होते हैं। जो उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट का मंजन है वो बेच रहे होते हैं। एक तो मंजन भी है, और दूसरा मैं आपसे कहूँ ना कि जब आप इस किस्म का सवाल करते हैं, हाँ। जो बिलो द बेल्ट सवाल हो, हाँ। उसके बाद आप सामने वाले के लिए आप चॉइस नहीं छोड़ते। फिर वो समझ जाता है कि यार इसका अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो इसके रिपरकशंस होंगे। तो साइलेंट भी रहूंगा तो भी रिपरकशन होंगे, तब भी रिपरकशंस होंगे, क्योंकि वो सवाल ही ऐसा है। अभी मैं आपको बताऊं, मैं एक छोटी सी क्लिप देख रहा था। एक जर्नलिस्ट साहब कश्मीर के अंदर जाके लोगों से सवाल क्या कर रहे हैं। हाँ। उनका सवाल ये है कि आपके ख्याल में पाकिस्तान के ऊपर उनको क्या सजा देनी चाहिए। अब ये सवाल ही गलत है, बिल्कुल गलत है। वो आपसे ओपिनियन नहीं पूछ रहा कि भाई ये जो अभी हादसा हुआ है, हाँ। वो क्या हुआ है। हाँ। उसने 5-6 लोगों से वहां पर पूरी कोशिश करता रहा कि कोई उनमें से कहे कि पाकिस्तान को तबाह कर देना चाहिए। हाँ, बस। लेकिन किसी ने नहीं कहा। आखिर में उसने जाके कहा कि यहाँ पर कोई पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वाला नहीं। नहीं, वो तो मैंने भी वीडियोस देखी। इट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग। इट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग। आप तो लफ्ज मुंह में डाल रहे हैं। सो इवन विद पाकिस्तानी एक्टर्स एंड एवरीथिंग, उन्होंने जो किया, और सारे सोशल मीडिया ने जिस तरह आके वो वीडियो दिया था, उसमें साफ पता लग रहा था कि यार आपके साथ अंडर ड्यूरेस हो रहा है ये सारा काम। तो जब आप अंडर ड्यूरेस करने लग जाते हैं चीजों को, उसके बाद तो फिर कोई रीजनिंग या लॉजिक रहती ही नहीं है। फिर वक्त गुजारे, वो टाइम गुजरेगा, ये नफरत खत्म होगी, नफरत खत्म होने के बाद फिर प्यार आएगा। वैसे लेकिन इस पूरे मामले में ना जो सबसे लकी और अनलकी है वो फवाद खान है जी। मतलब नदीम भाई क्या कसूर है उस आदमी। टेल यू,
टोटली कमेंड बोथ द साइड्स। अच्छा, चाहे वो फवाद खान हो, हाँ, चाहे वो इंडियंस हो जो जिन्होंने उसको लिया, हाँ, अबीर गुलाल में, हाँ, मेरे लिए दोनों कमेंडेबल। अच्छा, क्योंकि दिस इज द ओनली वे आउट। आपको जितना रोका जाए आप करते जाएं, आप करते जाएं। यस, यू विल हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि जब एक आदमी भारी हो जाता है तो वो अपने भारीपन को छोड़ना नहीं चाहता। बिल्कुल। तो उसको गिराने के लिए और कोई रास्ता भी नहीं है। उसका रास्ता यही है कि आप मिलके काम करते रहें। जब आपको मौका लेंगे, जितने सालों के बाद मौका मिले, फिर शुरू हो जाए, और वो ही एक दिन आपको खत्म कर देगा। वो आपकी नफरत को खत्म करेगा। और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि एटलीस्ट जो हम मीडिया पे रेटरिक देखते हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो आर्टिस्ट्स हैं या जो वहाँ के सिनेमा के स्टेक होल्डर्स हैं जिनसे आप राब्ते में रहते हैं, उनमें दिल साफ रहे। मतलब उसमें दे ऑल नो कि भाई एक पॉलिटिकल गेम है जो खेला जा रहा है, जिसमें हमें थोड़ा सा बैक सीट पे होना पड़ेगा। क्योंकि आई पर्सनली फील कि देखें, जब चीज़ें होती हैं और एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, तो नैरेटिव के अंदर जज्बात भी दोनों तरफ जो है ना, वो ना चाहते हुए भी आपके जज्बात उस वक्त स्ट्रांग हो जाते हैं। तो उस वक्त अगर आपसे कोई पूछेगा भी तो यू माइट नॉट कम अप विद एनीथिंग रीजनेबल। आप उस वक्त खड़े होकर यही बात करेंगे। जिस तरह कहते हैं ना कि यार गुस्से में इंसान बहुत कुछ बोल जाता है which he doesn't really mean. So it's all about the timing of it, कि आप किस वक्त वो सवाल किससे कर रहे हैं। अगर तो आप इस वक्त अभी अगर कोई सवाल करेंगे और इस वक्त जो जवाब मिलेगा तो वो प्रॉब्ली वैसा ही मिलेगा जो हम यहाँ से देंगे। लेकिन आज से 2 साल के बाद अगर आप वो सवाल करेंगे तो हो सकता है वो बिल्कुल डिफरेंट हो। अच्छा नदीम साहब, एक मुझे कभी नवाब साहब ने बताया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, कि एक ज़माने में जब जन्नत 2, आवारापन, इमरान हाशमी की जब फिल्में आ रही थी तो उन्होंने कहा था कि इमरान हाशमी की फिल्मों की एक बड़ी कल्ट किस्म की फॉलोइंग बनी थी पाकिस्तान के अंदर। डू यू रिमेंबर द टाइम व्हेन दोस फिल्म्स वर? उस वक्त नई फिल्में खुली थी और उसकी ही फिल्में पहले आई थी। सो ऑटोमेटिकली जब इंडियन फिल्म खुली और सिनेमा में देखने को मिली तो, और उसमें से 1-2 अच्छी भी थी और उनके गाने बहुत अच्छे थे, तो वो ऑटोमेटिकली उसने चलना ही चलना था। और फिर हमने एक पूरा सलमान खान का एरा देखा, जिसमें किक, जिसमें बजरंगी भाईजान, दबंग 2। बजरंगी भाईजान तो वो खास बनाई ऐसी गई थी कि उसमें पूरी पाकिस्तान ऑडियंस को भी पकड़ लिया। And it was a very lovely movie. So automatically जो बजरंगी भाईजान ने बिजनेस किया था वो कमाल का था, और सुल्तान ने। बिल्कुल। अच्छा, कोविड-19 के बाद अगर हम बॉलीवुड की बात करें, अब नॉट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा, बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बड़ी एंग्जाइटी है कि सिनेमास बंद हो रहे हैं, हम लोगों को सिनेमा से ला नहीं पा रहे हैं। कोई कह रहे हैं जी OTT का शिकार हो गई हमारी ऑडियंस। एक बहुत एंग्जाइटी है, इतना कि मतलब टाइगर श्रॉफ की हर फिल्म फ्लॉप हुई, हर किसी की। बिलाखिर जाके पठान और जवान ने जाके कुछ थोड़ी उम्मीद दिखाई लोगों को कि भाई वी कैन स्टिल डू इट। अभी सलमान खान की फिल्म सिकंदर बॉम्ब्ड एट द बॉक्स ऑफिस। हाउ डू यू सी द सिचुएशन? बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस में क्या हो रहा है? मतलब आप इस सिनेरियो को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? एक्चुअली द ओनली थिंग व्हिच इज वेरी ऑब्वियस आफ्टर कोविड इज के थ्रू आउट द वर्ल्ड pictures in the cinemas which are doing very good are all action movies. They are loud movies. और अगर आप इंडिया में भी देखने जाएं तो जो सक्सेसफुल हो रही हैं वो ज़्यादा लाउड है। इसका मतलब ड्रामा नहीं चल रहा। ड्रामा एक तो बन भी नहीं रहा। अच्छा, लेट मी पुट इट दिस वे, ठीक है, आई डू नॉट बिलीव कि ड्रामा नहीं चल रहा, बट मुझे कोई अच्छा ड्रामा दिखाएं जो नहीं चला हो। अच्छा ड्रामा है ही नहीं। अभी कोई भी पिक्चर ऐसी नहीं आई जिसको आप कहें कि ये बहुत जबरदस्त ड्रामा था लेकिन चली नहीं। तो जब तक आप अच्छा बनाएंगे नहीं उस वक्त तक आप ये कह नहीं सकते। लाउडनेस, यस, दैट इज वर्किंग, चाहे वो आपको अच्छी लगे या बुरी लगे। जैसे जवान हो गई या पठान हो गई। Even in Mollage it was a loud film. Mollage was very loud film, very loud, very violent, and has done gigantically well. So even जवान और पठान, मतलब there will be many people who will tell you कि यार ये फिल्में तो बेकार थी। पठान क्या था मुझे तो समझ ही नहीं आई। जवान तो फिर सही है। So automatically people going to the cinemas
दे आर गोइंग फॉर दैट काइंड ऑफ एन एंटरटेनमेंट। और जो ड्रामा टाइप जो है वो ज़्यादा आपको OTT पे मिल रहा है, तो वो चीज़ पूरी हो रही है आपकी वहाँ से। इंडिया में एटलीस्ट नहीं, वर्ल्ड ओवर वो वहाँ से बहुत ज़्यादा पूरी हो रही है, जिसकी वजह से हर जगह ये प्रॉब्लम आ रहा है। सो प्लस मैं आपको एक और बात कहूँ, आप एक साइकिल, फिल्मों का जो साइकिल है वो प्लान्ड होता है 3-3, 4-4 साल आगे का। वो ऐसा नहीं होता कि जी मैं आज सोचूं और 2 महीने के बाद आपको फिल्म दूंगा। एक फिल्म बनाने में 2 साल लगते हैं, 1.5 साल लगता है। फिर उसकी पूरी एक प्लानिंग होती है कि अगले साल क्या क्या आना है, किस तरह लगना है, कहाँ। वो डिसरप्ट हुआ है बड़ा मेजरली। 1.5 साल के लिए वो बंद हो गया। उस पूरे साइकिल को आपने बंद कर दिया। इन माय ओपिनियन उस साइकिल को वापस आने में टाइम लगेगा। वो बैकलॉग निकलेगा पहले, और फिर बैकलॉग निकलेगा। आपने जो प्रोडक्शंस करनी थी वो आगे चली गई, हर चीज डिस्टर्ब हुई थी। सो वापस उसको रनिंग में लाने के लिए आपको 4-5 साल लग जाएंगे। सो इन माय ओपिनियन दैट हैज मेड अ वेरी बिग इफेक्ट। एंड अगेन, जैसे अगर आप अभी हॉलीवुड में भी देखें तो कुछ पिक्चरों ने वहां पर इतना अच्छा बिजनेस किया है, which becomes very encouraging. कि that means the audience is there, they are ready to come to the cinema, we just need to deliver. Same is going to happen with Bollywood. इंडिया के अंदर भी यही होगा कि फिलहाल उनको ये बात तो समझ में आ गई कि इट्स नॉट वर्किंग, सो दे आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट विल वर्क। क्योंकि दे ट्राइड रेप्लिकेटिंग द सेम एक्शन इन सिकंदर, इट फेल्ड। नहीं, अगेन सिकंदर वाज अ बैड फिल्म। सो आप अच्छी फिल्म बनाएंगे तो पता चलेगा। अभी तक उनके पास वो रेसिपी तैयार नहीं हुई उनके पास। देखिए ना, आप सिकंदर की बात कर रहे हैं बट आप एनिमल को भूल रहे हैं। एनिमल वाज द लाउडेस्ट, the most violent, the most criticized also. उसके बावजूद 1000 करोड़ का बिजनेस। So that means it worked. So again, कोई भी ऐसी चीज जो आप लेके आएंगे which is going to make me surprise in the cinema, I am ready to come. लेकिन पाकिस्तान में अभी ईद पे लव गुरु आ रही है जी, हुमायूं सईद की जी। और पाकिस्तान में तो somehow ईद पे अच्छा बिजनेस करने वाली मौला जट के अलावा वही फिल्म होती है जो एक ड्रामा होती है जिसमें एंड में एक शादी होती है, अमूमन महविश हयात से, अमूमन हुमायूं सईद से। ठीक है ना। और उसमें अमूमन खलील रहमान कमर का कोई रोल होता है, इस दफ़ा वासे चौधरी हैं जिन्होंने लिखा है। तो ये वाली चीज़ क्या हमारी अभी तक एपिटाइट सोशल ड्रामा के लिए है, और ये हमारी ये शादियों से क्या मतलब फैसिनेशन है? क्योंकि देखिए मौला जट एक अलग केस स्टडी है जिसमें हमने बात कर ली, लेकिन अगर आप उससे पहले ईद का सारा बिजनेस देखें पाकिस्तानी फिल्मों का, इट इज ऑल बीन ड्रामास। एक्चुअली राफे, आई थिंक एवरीथिंग इज नाउ लिंक्ड टू मौला जट। अच्छा, आपका फ्यूचर इज लिंक्ड विद मौला जट। एक 40 करोड़ रुपए की मार्केट के अंदर 125 करोड़ रुपए का बिजनेस करना, इफ एनीबडी इज नॉट थिंकिंग अबाउट इट, ही शुड नॉट बी इन दिस फील्ड। यू हैव टू थिंक अबाउट इट, यू हैव टू चेंज योर फोकस कि एक पिक्चर अगर 125 करोड़ रुपए का बिजनेस कर सकती है, व्हाट शुड आई बी मेकिंग? मुझे क्या चीज बनानी चाहिए कि मैं चलो 125 पे नहीं जाऊंगा क्योंकि उसकी कास्ट बड़ी, हर चीज इट वाज ऑन अ डिफरेंट लेवल, 60-70 पे चल, लेकिन मैं आधा तो करूं, पौना तो करूं, तो कुछ ना कुछ तो मैं कोशिश करूं। सो ऑटोमेटिकली अगर आपके फिल्म मेकर की सोच मौला जट को ले के सामने रख के बनाएंगे आप उसके बराबर जाने की कोशिश ना करें, लेकिन उसको फॉलो जरूर करें। कि अगर लोगों को देखे ना, एट द एंड ऑफ द डे द ऑडियंस हैज सपोर्टेड इट। सो आप भी जो फिल्म बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं? ऑडियंस के लिए बना रहे हैं। सो ऑडियंस ने अगर एक चीज को इतना सराहा है, सो ऑटोमेटिकली इट गिव्स मी समथिंग टू थिंक अबाउट। लेकिन नदीम भाई, आपने जो बात की ना कि मौला जट, अब हम स्क्रिप्ट पे आते हैं, समझे, ठीक है। मैं ये नहीं आपको कह रहा कि आप इंग्लिश ही बनाए, वो एक्शन ही बनाए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उसकी क्वालिटी, उसके तरीके की एक चीज बनाना, चाहे वो आपकी लव स्टोरी हो, लेकिन उस लेवल के करीब आने की कोशिश करें। ओवरऑल एग्जीक्यूशन, ऑलरेडी आप चीज बना रहे हैं उससे बेटर करेंगे आप ऑटोमेटिकली उससे बेटर करने की कोशिश करेंगे।
जब आप बेटर करने की कोशिश करेंगे तो ऑडियंस भी करेगी। अगर मैं मौला जट की टेम्पलेट लूँ, ये देखें, ये तो आप भी इस चीज़ में मुत्तफ़िक हैं, जैसे हमने पिछली कुछ कहानियों की बात की फिल्मों की, कि अगर स्क्रिप्ट नहीं है तो फिल्म तो खोखली है, कि मतलब जैसे आपने सिकंदर की बात की, इट वाज अ बैड फिल्म। आप दुनिया के एक्शन सीक्वेंसेस डाल लें, बिकॉज इट वाजंट क्रिएटिवली कंसीव्ड, एक मुकम्मल कहानी नहीं थी, तो प्रॉब्लम हुआ उसमें। अब मौला जट इटसेल्फ जो है वो एपिक कैरेक्टर्स हैं, नासिर अदीब के लिखे हुए, अहमद नदीम कासमी के लिखे हुए, जो इन देयर टोटलिटी एक बहुत ही रिवेंजफुल एक कहानी है। सवाल ये है कि क्या हमारे पास मौजूदा दौर में ऐसे राइटर्स, ऐसे थिंकर मौजूद हैं जो कोई चीज़ इस लेवल पे इमेजिन कर सके? इट्स वेरी सिंपल, अगेन मेरा आंसर वही होगा, क्या आप डिमांड क्रिएट करें, चीज़ें पैदा हो जाए। अच्छा, आपको लगता है कि डिमांड, हर चीज़ दुनिया में डिमांड से ही चलती है। आप कोई बिजनेस उठा लें, आप कोई चीज़ बना लें। लेकिन हमारे पास तो सारे ड्रामा राइटर्स हैं ना, वो ये कैसे लिखेंगे? मैं यही तो आपका प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, क्योंकि आपके पास राइटर ही सारे, यही तो मैं, क्योंकि आप फिल्म नहीं बना रहे। मैं आपसे घड़ी घड़ी वही कह रहा हूँ कि फिल्म की डिमांड पैदा करें। जहां फिल्म की डिमांड पैदा होगी, आप 2-3 साल के अंदर सब सीख जाएंगे कि क्या करना है। लेकिन अगर डिमांड नहीं होगी, अगर साल में आप 5 फिल्में बनाएंगे तो कहां से लाएंगे राइटर? राइटर क्यों चेंज होगा? जब उसको अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं ड्रामा बनाने के, वो फिल्म क्यों बनाएगा? उसको क्या जरूरत है अपनी सोच चेंज करने की? बिल्कुल। जबकि उसकी डिमांड है कि वो आपको 13 एपिसोड का या 20 एपिसोड की उसको कंटिन्यूस डिमांड आ रही कि जी हमें लिख के दें, हम ड्रामा बनाते हैं। डिमांड से ही वो वहां काम कर रहा है ना। वही डिमांड आप सिनेमा के लिए क्रिएट कर दें, आपको लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। देखिए उसके अंदर भी होता क्या है, 10 लोग ट्राई करते हैं, एक सक्सीड करता है, बिल्कुल, वो एक बन गया। 10 नहीं बनेंगे, 9 फेल हो जाएंगे। लेकिन जो एक बनेगा वो एक फिल्म के लिए नहीं बनेगा, फिर वो 100 फिल्मों के लिए बनेगा। पुराने जमाने में लोग कैसे आते थे फिल्म में, कैसे राइटर आते थे? एक कामयाब होता था, उसके वहां से चक्कर आपको में पता लगता था कि यार इसको लिखना आता है, इसकी सोच डिफरेंट है। मैं आपको बताऊं, जब हमने काम करना शुरू किया तो हमने एक दिन फेसबुक के ऊपर एक ट्रेलर देखा, नामालूम अफराद। अच्छा, हम देख के परेशान हो गए कि भाई ये कौन है जिसने ये ट्रेलर बनाया। उस वक्त तक हम में से किसी ने भी ना नबील का नाम सुना हुआ था, ना फिजा का नाम सुना हुआ था। हालांकि वो दोनों काम कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो काम नहीं कर रहे थे। हाँ। लेकिन फिल्म वालों को उनका नाम भी नहीं पता था। तो कैसे पैदा हुए? आप में कुछ ना कुछ आर्ट था, तो आपने जब तक उसको बना के दिखाया नहीं, पता थोड़ी, वरना हमें कैसे पता चलता? आपके काम से पता चल गया कि यार इनकी सोच ठीक है, ये फिल्म बना सकते हैं। और फिर उन्होंने अपना काम भी करके दिखा दिया कि उन्होंने 3-4 फिल्में आपको दी, दे वो मच बेटर, वो बेहतर फिल्में थी और सिनेमा पे बिजनेस भी हुआ उनका। अच्छा, तो लोग ऐसे ही पैदा होंगे जब तक आप डिमांड नहीं क्रिएट करेंगे। अब फाइनली 2 चीज़ें, इस दफ़ा बॉक्स ऑफिस पे एक दीमक आ रही है, एक लव गुरु आ रही है। इन 2 का तो हमें पता है, मुझे नहीं पता और कौन सी फिल्में आ रही हैं, यू वुड नो बेटर। पिछली ईद पे हमें काफ़ी लंबा वीकेंड मिला था, लेकिन बहुत सारी फिल्में आ गई थी। व्हाट डिड यू मेक ऑफ दैट डिसीजन? पिछली ईद पे जो लिया गया था और इस ईद का बॉक्स ऑफिस अब कैसे स्प्लिट होता देख रहे हैं? एक्चुअली बीइंग एन एग्जिबिटर, आई विल टेल यू समथिंग, कि जब मुझे ये पता लग जाए कि यार जो फिल्में लग रही हैं वो दे आर नॉट गुड इनफ, उन्होंने बिजनेस नहीं करना, उसका लोगों ने फायदा उठाया और पुरानी फिल्में लगा दी, जिसके अंदर मौला जट भी थी। बिल्कुल। और मौला जट में आपको सरप्राइजिंग, मैं आपको बताऊं कि 6-7 दिन के अंदर उसने 60-70 लाख रुपए का बिजनेस किया ऑन ईद। वाह। हालांकि मौला जट अभी उतरी नहीं है, अभी तक चल रही है, वो तो 3 साल से चल रही लेकिन वो ईद के ऊपर बहुत से लोगों ने लगा ली, बहुत से और सिनेमाओं ने भी लगा ली जो नहीं चला रहे थे। सो ऑटोमेटिकली सिनेमाओं ने इसलिए ये फिल्में लगाई क्योंकि उनको उन पे भरोसा नहीं था जो नई फिल्में थी, विच इज नॉट गोइंग टू हैपन ऑन बकरीद, क्योंकि आपको अच्छी फिल्में मिल रही हैं। हुमायूं की फिल्म आ रही है, मायरा की फिल्म आ रही है, मैं क्यों और फिल्म लगाऊं? मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं पुरानी फिल्म लगाऊंगा?
बिल्कुल। जब एक अच्छी चीज आप बना के दे रहे हैं मुझे, आई विल ट्राई एंड मैक्सिमाइज ऑन दैट। मैं बजाय पुरानी फिल्म को शो देने के मैं इन्हीं फिल्मों को टाइम दूंगा, उसको ज्यादा शो दूंगा। बिल्कुल। मेरा नहीं ख्याल कि ये प्रॉब्लम उस वजह से था, ये प्रॉब्लम इस वजह से था, देयर वाज अ वॉइड। हाँ, वो कुल्फी टाइप फिल्में आ रही थी, सही, सारी खराब थी ना। हाँ। कोई भी ऐसी पिक्चर नहीं थी जो ड्रॉ करती। सो जब ड्रॉ नहीं करने वाली पिक्चर होगी तो ऑटोमेटिकली आपने सिनेमा वाले पे छोड़ दिया कि वो अपने हिसाब से लगाए चीजें। सही। और लास्ट थिंग दैट ऑलवेज अमेज्ड मी, और अब तो मोर सो देन एवर, साउथ इंडियन सिनेमा, बाहुबली से लेके आप RRR और अब दीगर फिल्में जो उनकी पुष्पा, KGF, ऑल दीज फिल्म्स दैट आर रिलीजिंग, जो मैं OTT पे देख रहा हूँ, बहुत बड़ी मार्केट है साउथ इंडिया। इनफैक्ट अब तो जो इंडिया में ट्रेड एनालिसिस वो होता है, जी ये बाहुबली से इतनी पीछे है, RRR से इतनी पीछे है, इन नंबर्स में ट्रेड एनालिसिस होता है। हाउ डू यू सी द सक्सेस ऑफ साउथ इंडियन सिनेमा? आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्या चीज़ क्रैक कर ली है? एक तो चले लाउडनेस जो आपने कही कि उन सब में लाउडनेस एक वो है, क्या ऐसी चीज़ है जो साउथ इंडियन सिनेमा ने क्रैक कर ली है जिसमें बॉलीवुड अभी लैग कर रहा है पीछे? और क्यों साउथ इंडियन फिल्म्स कभी पाकिस्तान में नहीं लगी, या अगर लगी तो नहीं चली? देखिए, आई डोंट थिंक सो कि साउथ इंडियन सिनेमा हैज टेकन ओवर बॉलीवुड। ऐसा कुछ नहीं है। But it's taken over the box office, ना? No, it's just 1 or 2 films. अच्छा। मतलब उससे ज्यादा आपने कहाँ सुना है? अभी मैं आपसे पूछूं कितनी फिल्में साउथ की हैं, तो अभी आप 2 नाम के बाद आप चुप कर जाएंगे। आप बोल नहीं सकेंगे तीसरा नाम। नहीं, ऐसा नहीं है कि साउथ में इतनी फिल्में नहीं बन रही। साउथ इज लाइक पंजाबी फिल्म। जैसे आपका पंजाबी सिनेमा है, एक बड़ा वाइब्रेंट सिनेमा था आपका। बिल्कुल था। और ज्यादातर आपकी जो फिल्में बनती थी वो पंजाब में बनती थी, और वो पंजाब के लिए बनती थी, उसका सिंध से कोई ताल्लुक नहीं था, सिंध में नहीं चलती थी। साउथ इज लाइक दैट। हमारे यहाँ प्रॉब्लम साउथ का सबसे बड़ा आता है हीरो का। अच्छा। हमारी पब्लिक जो है, ऑडियंस, वो कनेक्ट नहीं करती उनके साथ। अच्छा। हाँ, और ये मैंने बाहुबली के वक्त देख लिया। बाहुबली आई थी ना पाकिस्तान, सेकंड आई, पार्ट 2 आई। और मैंने बड़े लोगों को जाके कहा कि भाई ये पिक्चर देखने वाली है सिनेमा के ऊपर, आप लोग जाके देखें। सारी औरतों ने ना कर दी। अच्छा, इस हीरो को तो नहीं देखने जा रहे हम। ओह वाओ। सो वी हैव अ सीरियस प्रॉब्लम एज फार एज द लाइकिंग ऑफ द हीरोइज्म। हमारी ऑडियंस कनेक्ट नहीं करती साउथ के साथ, एंड दैट इज व्हाई साउथ फिल्म्स डू नॉट वर्क इन पाकिस्तान। और वहां अब फिर मैं आपको यहाँ की मिसाल दे देता हूँ कि पंजाब के अंदर सुल्तान राही वाज ट्रेमेंडस। एक वक्त आया कि पंजाबी फिल्म जब कराची आती थी तो उसके पोस्टर पे सुल्तान राही होता था, तो सबसे पहली चीज हम करते थे कि सुल्तान राही को निकालो। अच्छा, क्योंकि उसको देख के कोई नहीं आएगा। सो रीजनल सिनेमा के अंदर ये हमेशा होता है। रीजनल सिनेमा वर्क्स इन द रीजन, देयर एक्टर्स वर्क इन द रीजन। Many a times पंजाब के अंदर जो हीरो कराची में बहुत बड़ा है, वो पंजाब में नहीं चलता। तो इट्स प्रोबेबली अ मिक्स ऑफ लुक्स, कॉम्प्लेक्शन। यस। मुझे तो अब अभी आपकी औरत जो है वो साउथ के हीरोज को देखने के लिए तैयार ही नहीं। अभी आप हो सकता है जबान का मसला हो कि वो नहीं जबान नहीं। आप किसी से जाके पूछ लें अगर आपकी औरतों ने पुष्पा 2 देखी है कि नहीं, या पुष्पा देखी है कि नहीं, वो कहेंगे नहीं हमने नहीं देखी। इर्तुगरुल देखा होगा। हाँ, इर्तुगरुल देखा है, बिकॉज दे कनेक्ट विद देम, दे कनेक्ट विद द हीरो। एंड सिनेमा इज ऑल अबाउट हीरोइज्म, अनलेस एंड अनटिल यू कनेक्ट। भाई दुनिया के अंदर बड़ा स्टार क्यों है? वरना तो आप फिल्में बना सकते हैं, किसी स्टार को लेने की जरूरत नहीं। आज भी सिनेमा दुनिया में चलता है स्टार की वजह से। सबसे पहली चॉइस जो होती है आपकी बिफोर यू असेस द मूवी इटसेल्फ, कि जी मूवी कैसी है या क्या जॉनरा है या मुझे एक्साइटिंग लगी कि नहीं लगी, द फर्स्ट थिंग यू डू इज फर्स्ट यू कनेक्ट विद द हीरो एंड द हीरोइन। जो आपकी कास्ट होती है उसको देख के आप जाते हैं। जैसे आज क्रिस्टोफर नोलन है या जेम्स कैमरॉन है, नोबडी इज वाचिंग स्टीवन स्पीलबर्ग की कि ये क्या बना रहे हैं। अगर इनका नाम आ गया तो यू हैव टू सी इट। मतलब
राजकुमार हिरानी बुरी से बुरी फिल्म भी बना देगा तो भी मैं देखूंगा। वो डंकी टाइप जो बनी थी, हाँ देखी, बुरी फिल्म थी, लेकिन मुझे देखना अगर मुझे पता भी लग जाता कि यार ये बहुत बेकार पिक्चर है, तो आई फॉर एवरी रीजन आई हैड टू सी दैट, जस्ट बिकॉज आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ राजकुमार हिरानी। सेम है, नॉट बिकॉज कि वो पिक्चर अच्छी होगी या बुरी होगी। सो सिनेमा चलता ही फैन बेस पे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर मौला जट और नूरी नथ का कैरेक्टर द लेजेंड ऑफ मौला जट में कोई पंजाब के टिपिकल उसी तरह के मर्दों को हम आज में रेप्लिकेट करते इसी स्क्रिप्ट के साथ, इसी उसके साथ, तो आपको लगता है फिल्म चलती? क्योंकि हम लुक्स की और कॉम्प्लेक्शन की बात कर रहे हैं। मैं आपको बात बताऊं, एज फार एज बिलाल ने जो सबसे बड़ा कमाल दिखाया है ना, कि वो कैरेक्टर्स अपनी जगह थे, लेकिन कैरेक्टर्स के साथ जो उसने इन्वायरमेंट क्रिएट किया वो कमाल था। असल जो मैंने आपको कहा ना कि वो शौक जो था, मतलब हमजा अली अब्बासी या फवाद खान आपके लिए शौक नहीं था क्योंकि आप इनको देख चुके हैं, शौक था आपके लिए जो उसने बैकग्राउंड क्रिएट, जो स्टोरी वर्ल्ड बनाई पूरी, द वे ही प्रेजेंटेड दोज एक्टर्स, ये शौक था। क्योंकि ये आप नहीं सोच रहे थे कि ये इस तरह बना, हाँ, फवाद खान इस रूप में आएगा। क्योंकि ऑल सेड एंड डन, हम तो खैर मौला जट के वक्त के हैं जो ओरिजिनल बनी थी, तो हमें तो वो याद था। हमने कहा अच्छा आज के मॉडर्न स्टाइल में आप उसी को बनाएंगे ना। आप ये नहीं सोच रहा था कि आप यहाँ ले जाएंगे, आप इस तरफ ले जाएंगे, आप एक पूरी नई दुनिया बना देंगे। क्योंकि मौला जट बिकेम अ शॉक फैक्टर फॉर अस, क्योंकि मौला जट और साउथ इंडियन सिनेमा के एस्थेटिक्स में बड़े पैरेलल हैं। हाँ बिल्कुल। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैंने बिलाल को 2014-15 में मेरी बात हुई थी, उसने कहा कि मैं जो ना जैसे जापानीज सिनेमा का जो अपना एक कॉम्बैट बेस्ड सिनेमा है उसका मैं आंसर दे रहा हूँ उसको, लेकिन मैं फिर अपने रिव्यू में भी लिखा कि इट्स मोर एन आंसर टू साउथ इंडियन सिनेमा देन। अच्छा, मुझे ये फीलिंग हुई कि जैसे हमारी पंजाबी पिक्चरें होती थी कि उसमें मार धाड़ ये वो मारे जा रहा है पता नहीं कितने। इट वाज कंप्लीटली ऑपोजिट फॉर मौला जट। मौला जट में 4-5 फाइटें हैं, ज्यादा नहीं है, लेकिन द इम्पैक्ट इज सो रियल ऑफ ईच फाइट, इतना रियल दिखाया है कि वो आपको शॉक लगता है कि यार इतना जबरदस्त। मतलब पहला उसके अंदर जो वो लड़की का एक्शन है वो कमाल का था। दूसरा एक्शन आता है बिल्कुल इंटरवल से पहले, और वो भी फ्यू सेकंड्स का है, वो मिनट भी नहीं है, वो 4 आदमियों को एक साथ मारता है एंड दैट्स इट। सो इट वाज डन सो ब्यूटिफुली कि दैट बिकेम द शॉक वैल्यू। और मैंने तो उसके बाद बिलाल को मैसेज भी किया था, मैंने कहा बिलाल मौला जट देखने के बाद आई कैन टेल हाउ मेनी वीडियो गेम्स यू वॉच, बिकॉज उसमें जो एक्शन सीक्वेंसेस थे। बट आई थिंक एक्चुअली मैंने उससे पूछा भी था ये, मैंने बिलाल से पूछा था कि मैंने कहा बिलाल तुमने मतलब व्हाई सो मच ब्लड, तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया मुझे। कहता है नदीम भाई वो दोनों कैरेक्टर्स जो है ना, वो जब भी आते हैं वो हर बार आते वक्त यही बातें कर रहे हैं कि मैं टांगे तोड़ दूंगा, मैं ये कर, कहता है उसके बाद में क्या दिखाता बात तो सही है, क्या वो मुक्के मार रहे हैं एक दूसरे। कहता है क्योंकि वो एक्सट्रीम डायलॉग्स हैं कि मैं गला काट दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूं। कहता है तो उसके बाद एक्शन यही बनता है। मैंने कहा बिल्कुल सही है, नहीं यू आर 100% राइट, एक्शन यही बनता है। नहीं, थैंक यू सो मच नदीम साहब फॉर कमिंग ओवर, एज ऑलवेज अ ह्यूज लर्निंग एक्सपीरियंस। हमें समझ में आ गया साउथ की फिल्में क्यों नहीं चलती पाकिस्तान में। खवातीन ये आपका क्या बायस है, आप इर्तुगरुल को देखती हैं, आप पुष्पा को नहीं देखते, आप KGF को नहीं देखते। आई मीन टू साउंड वेरी पोलाइट, मतलब नदीम से ये मेरा अपना फीलिंग है, सही है, मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है। नहीं ठीक है, I can't find any other reason. No, this is the closest we can get. This is the closest we can get because they are now a global phenomenon. So, but we learned so much about Maula Jat. We learned so much about India-Pakistan trade. Javed साहब ऐसा ना करें, but eventually, like Nadeem साहब said, we all should think about peace and मोहब्बत। यही चीज़ें प्रिवेल करें, अपने सिनेमा में इन्वेस्ट करें, दूसरे सिनेमा से सीखें, हमारी फिल्में भी आने दें और इंशाल्लाह आपकी फिल्में भी आएंगी। थैंक यू सो मच।